पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंग ने गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को मार दिया था, पर उसने ऐसा करने में अपनी सोल को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस ब्लास्ट को दिखाया जाता है जिसे सभी लोग और फेंग की फैमिली न्यूज में देख लेती है, और दूसरी तरफ हमें गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के शरीर को दिखाया जाता है जो समुंदर के नीचे सतह पर जाके गिर जाता है, जिसी के साथ उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फेंग को चीयर करने लगते हैं। वहीं एक छोटी बच्ची अपने माँ से फेंग के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ उसे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन इधर मिलिट्री चीफ देखते हैं कि फेंग की एनर्जी फ्लक्चुएशन भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो मिलिट्री चीफ ये न्यूज भी पब्लिक करने के लिए बोल देते हैं। तो सभी को न्यूज में बता देते हैं कि मिलिट्री डेटा अच्छे से चेक करने के बाद ये ऑफिशियली कंफर्म कर लिया गया है कि गोल्डन हॉर्न बेहमूथ मर चुका है और अब उसके दोबारा जिंदा होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान और अर्थ अब सेफ है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स ने भी उस ब्लास्ट को देख लिया था, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स सिटी से बाहर अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं। साथ ही न्यूज में ये भी बताया जाता है कि इस नाकाम मिशन को पूरा करने का काम मेजर जनरल फेंग ने करा था, पर अब उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशन शो नहीं हो रही है, साथ ही उनके शरीर का भी कोई पता नहीं। तो ये सुन के जूकिन वहीं बेहोश हो जाती है, जहां उसके हाथ में फेंग का दिया हुआ लॉकेट भी था। साथ ही न्यूज में ये भी बताते हैं कि मिलिट्री और वॉरगोट पैलेस के सोल्जर्स ने फेंग को ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो फेंग को नहीं ढूंढ पाए। आगे सभी देश मिलकर 500 सेक्रीफाइस देने वाले वॉरियर्स और फेंग के सम्मान के तौर पर एक स्टेच्यू बनवाते हैं, जिसके बाद पूरी मिलिट्री उन्हें रिस्पेक्ट देती है। साथ ही गन फायरिंग करके भी उन्हें सलामी दी जाती है, और सभी वॉरियर्स जिसमें फेंग के सभी दोस्त भी थे वो भी उस स्टेच्यू पर फूल चढ़ाने आते हैं, जहाँ फेंग का बेस्ट फ्रेंड अपने मन में बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमें ऐसे छोड़ के चले जाओगे। इधर जूकिन को डॉक्टर होश में ले आते हैं, जिन्हें फेंग की फैमिली ने बुलाया था, जो जूकिन को आराम करने को बोल के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जूकिन का भाई उससे मिलने आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार अभी तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए इस हालत में एक बच्चे को जन्म देना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुन के जूकिन बोलती है कि बाहर के लोग मुझे बहुत सिंपैथी दे रहे हैं क्योंकि फेंग मेरा पति था, लेकिन मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही। पर यह बच्चा फेंग की इकलौती निशानी है जो मुझे बाद में भी फेंग से जोड़े रखेगा, इसलिए मैं इसे जरूर जन्म दूंगी। इस तरफ हम गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के शरीर को देखते हैं, जिसके आसपास बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स आ गए थे। तभी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की आंखें खुल जाती है और वो खड़ा हो जाता है, जो देख के सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम फेंग की आवाज सुनते हैं और हमें पता चलता है कि फेंग की सोल गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के शरीर में ट्रांसफर हो गई है। उसी टाइम फेंग का डिवाइस नीचे गिरता है, जिसमें से बबाता बाहर आती है, जिसके बाद बॉबी ये बात जानकर कहती कि ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि तुम मर जाओगे, पर अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसपे फेंग कहता है कि ये सब मेरे एनर्जी सोर्स पर लगी सील की वजह से हुआ, जिसने मेरी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को मारने में भी मदद करी। साथ ही उसने मेरे एनर्जी सोर्स को गोल्डन हॉर्न बेहमूथ में डाल दिया, लेकिन अब मुझे इस बेकार से शरीर में रहना पड़ेगा जिसने कई सारे इंसानों को मारा है। तो ये सुनकर बबाता कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि सोल बंद करने की वजह से तुम्हारा शरीर साइकोलॉजिकली तौर पर फिट नहीं था, इसलिए अगर तुम्हारा एनर्जी सोर्स गोल्डन हॉर्न बेहमूथ में नहीं आता तो तुम मारे जाते, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहमूथ यूनिवर्स के टॉप स्पीसीज में से एक है, इसीलिए इसका शरीर तुम्हारे इंसानी शरीर से काफी ताकतवर है, तो तुम्हें दुखी होने की बजाय खुश होना चाहिए। ये सुन के फेंग बबाता से पूछता है कि क्या मैं अपनी पुरानी बॉडी में जा सकता हूँ, जिसपे बबाता कहती है कि अभी उसका टाइम नहीं है, सबसे पहले हम गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के शरीर को कंट्रोल करना सीखेंगे। तभी अचानक से फेंग के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो अपने सामने बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस को देखता है जो अलग अलग यूनिवर्स की थी। अब फेंग ये बबाता को बताता है, तो बबाता फेंग को बताती है कि ये इनहेरिटेंस मेमोरी है जो पिछले जनरेशन के गोल्डन हॉर्न बेहमूथ से इस बेहमूथ में ट्रांसफर हुई थी, और अब वो तुम्हारे अंदर आ रही है। ये सुन के फेंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, जिसपे बबाता बोलती है कि तुम्हें ये सब झेलना ही होगा, क्योंकि इससे तुम्हें गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के शरीर के बारे में और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। इस तरफ हम तीनों गार्ड्स को देखते हैं जो मास्टर होंग और मास्टर लीशियन के शरीर के पास थे।
जिन्हें चैम्बर्स के अंदर रखा हुआ था। अब तीनों गार्ड्स और 2 एल्डर एक मीटिंग करते हैं, जहां एल्डर यारा सबको बताती है कि मास्टर ओंग को नींद में गए हुए कई दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से वोरगोट पैलेस के इंटेलिजेंस सिस्टम ने खुद को टर्न ऑफ कर लिया है और अब कोई भी वोरगोट पैलेस में नहीं आ सकता। लेकिन एल्डर एटकिन ने नए वर्चुअल स्पेस बनाने का प्रपोजल दिया है, पर इसके लिए हम सबको अपनी अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। तो ये सुन के थर्ड गार्ड, जिसे बिस्ट के नाम से जानते हैं, वो बोलता है कि वोरगोट पैलेस में पहले कभी ऐसे नियम नहीं थे, वहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये एटकिन प्लान क्या कर रहा है? इस पे मिस्टर बीन कहते हैं कि जैसे ही सभी मॉन्स्टर्स यहाँ से चले गए तो एटकिन ने सभी सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर खरीद लिया और ये सब कर दिया। साथ ही उसने उन गार्ड्स की मदद से सारे मॉन्स्टर्स के पार्ट भी चुरा लिए। ऊपर से उसने गोल्डन हॉर्न बेमूथ और फैंग को ढूंढने में भी बाधा डलवाई, जिसकी वजह से वो दोनों अभी तक नहीं मिले, जिससे ये तो क्लियर है कि एटकिन क्या चाहता है। साथ ही उसी के साथ एल्डर यानाई भी शामिल है, जिन्होंने आरआर वायरस के टाइम पर सीलियंस को मारा था, इसीलिए उन्हें मिलिट्री से निकाल दिया गया था। साथ ही इन दोनों के साथ इंडिया का नीरेंग भी शामिल है, जो भी इंडियन मार्शल हॉल का नया इंस्पेक्टर बन चुका है। ऊपर से वो एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है। अब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर अर्थ पर राज करना चाहते हैं। इस पे एल्डर याओराव कहती है कि क्योंकि दोनों मास्टर डीप स्लीप में हैं और बाकी एल्डर्स भी सेक्रीफाइस हो गए, इसलिए इन तीनों की वजह से कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। इस तरह फैंग गोल्डन हॉर्न बेमूथ के शरीर को अच्छे से देख रहा था, जिसके बाद वो बवाता से कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेमूथ का शरीर और मेरी सोल अच्छे से जुड़ गई है, साथ ही मेमोरी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। ये सुन के बवाता फैंग से पूछती है कि तुम्हें इस बिस्ट की मेमोरी में क्या पता चला? तो फैंग कहता है कि इसकी मेमोरी के अनुसार यूनिवर्स के सभी बिस्ट में से 12 तरीके के बिस्ट हैं जो अपनी मेमोरी नई पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उनमें गोल्डन हॉर्न बेमूथ भी है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेमूथ को अंडे से निकलने और स्टार ट्रेवलर लेवल पर पहुंचने में सिर्फ 1 साल लगता है। ये सुन के बवाता कहती है कि मतलब कि ये गोल्डन हॉर्न बेमूथ भी बस 1 साल का है। इसके बाद बवाता फैंग से पूछती है कि गोल्डन हॉर्न बेमूथ का एवोल्यूशन कितनी तेजी से होता है, जिसपे फैंग अपनी मेमोरी को छाटते हुए बताता है कि गोल्डन हॉर्न बेमूथ को स्टार ट्रेवलर लेवल से यूनिवर्स लेवल पर पहुंचने में 100 साल लगते हैं, यूनिवर्स लेवल से डोमेन मास्टर लेवल तक पहुंचने में 1000 साल और डोमेन मास्टर से वर्ल्ड मास्टर पहुंचने में 10,000 साल, यानी कि टोटल स्टार ट्रेवलर लेवल से वर्ल्ड मास्टर लेवल तक पहुंचने में एक गोल्डन हॉर्न बेमूथ को 11,100 साल। ये सुन के बवाता कहती है कि मैंने तो तुम्हारा ट्रेनिंग प्लान बनाया था, जिसमें तुम्हारे शरीर को वर्ल्ड मास्टर लेवल तक पहुंचने में 1 लाख साल लगने वाले थे, पर ये तुम्हारी किस्मत है कि अब टाइम इतना कम हो गया। इसके बाद बवाता फैंग से पूछती है कि गोल्डन हॉर्न बेमूथ की मेमोरी के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस करने के तरीके होंगे, तो उसके बारे में मुझे बताओ। तो फैंग कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेमूथ की 18 सीक्रेट टेक्निक्स होती है, जिसे सिर्फ गोल्डन हॉर्न बेमूथ ही सीख सकता है। साथ ही इसके पास 3199 कॉमन टेक्निक्स है, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और तुम पता करो कि इनमें से मेरे लिए कौन सी बेस्ट है। इस तरफ एल्डर फियोना HR अलायंस के डायरेक्टर को बताती है कि एटकिन ने पार्लियामेंट के थ्रू आपको कुर्सी से हटाकर खुद को HR अलायंस का नया चेयरमैन बना लिया, इसलिए हमें कुछ करना होगा। जिसपे चेयरमैन कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब एटकिन और उसके दोनों चमचे ही चलाने वाले हैं। उसी वक्त वहाँ कुछ गार्ड्स और वो तीनों आ जाते हैं, जिसके बाद HR अलायंस की डायरेक्टर अपने चेम्बर से चली जाती है और एटकिन अपने साथियों के साथ चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाता है। इधर बवाता गोल्डन हॉर्न बेमूथ की सभी टेक्निक्स का डेटा ले लेती है, जिसके बाद वो फैंग के लिए 2 सीक्रेट टेक्निक और एक जनरल टेक्निक चुनती है, जिसमें जनरल टेक्निक फैंग की एक्सप्लोजन स्पीड बढ़ाने वाली थी और बाकी दोनों टेक्निक्स फैंग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली थी, जिससे फैंग का साइज कम भी हो सकता था, ताकि उसका साइज कम होने की वजह से उसकी अटैक पावर बढ़ जाए और वो और तेजी से उठ पाए। तो इन टेक्निक्स को देखकर फैंग कहता है कि ये तो सच में अच्छी है। तभी बवाता कहती है कि तुम्हारे भेजे गए डेटा के अनुसार मैंने पता लगाया है कि इन सभी टेक्निक्स के बीच 3 टैलेंट टेक्निक्स भी हैं, जिन्हें तुम मत भूलना। तो फैंग भी उन्हें अपनी मेमोरी में ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि पहली टेक्निक गोल्डन हॉर्न बेमूथ की स्वेलो करने की पावर से रिलेटेड है, दूसरी स्ट्रेंथ से और तीसरी क्लोन से। अब फैंग एक एक करके उन तीनों टेक्निक्स को देखता है। जहां गोल्डन हॉर्न बेमूथ की स्वेलो करने की पावर तो वो पहले भी देख चुका था और दूसरी स्ट्रेंथ से रिलेटेड थी, जिसके बारे में भी फैंग पहले से जानता था। लेकिन जब फैंग तीसरी क्लोन वाली टेक्निक देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेमूथ अपनी लाइफ टाइम में 3 बॉडीज में बदल सकता है, जबकि कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गोल्डन हॉर्न बेमूथ को भी ये करने के लिए उसके एनर्जी सोर्स की काफी जरूरत पड़ती है।
तो ये सुन के बवाता फैंग से कहती है कि तुम पहला क्लोन बनाने के लिए यूनिवर्स की किसी खास स्पीसीज को चुनना जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प हो सके। इससे फैंग कहता है कि मैं पहला स्पीसीज ह्यूमन ही बनूंगा। ये सुन के तो बवाता निराश हो जाती है, लेकिन तभी फैंग अपनी स्वेलो करने की पावर से अपने असली शरीर को गोल्डन ऑन बेमूथ के एनर्जी सोर्स के पास पहुंचा देता है और पहला क्लोन बनाने लगता है, जो एक अंडे की शेप ले लेता है और उसके चारों ओर उस एनर्जी सोर्स के आसपास के मटेरियल्स फैल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।